सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 5 विच इज लेक्चर नंबर 103 ऑफ द प्लेलिस्ट क्वांटिफाई बैंकिंग एंड टुडे इज अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो क्लास में जो हुआ था, ठीक है, हमने मिक्स्ड वे में प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया था एंड वीडियो में भी मैंने जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हो गया था एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे उसको हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। करेक्ट। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो फटाफट। ज्यादा टाइम नहीं देने वाला क्योंकि यूजुअली क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, उनका अप्रोच आपका बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। इट इज नॉट लाइक स्टैंडर्ड एरिथमेटिक का क्वेश्चंस, जो कि मतलब जो मेन स्ट्रीम एरिथमेटिक के चैप्टर्स होते हैं ना, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उनमें अप्रोच में भी अप्रोच जनरेट करने में भी अक्सर थोड़ा टाइम लग जाता है। बट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको या तो आता है या तो नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा वैसा सीन रहता है, हल्का सा आपको सोचने का जरूरत पड़ेगा एंड देन यू आर ऑन, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फाइनल आंसर तक आप लोग निकाल लो वो अलग बात है, बट मैं बस थोड़ा सा घूम घूम के आप लोगों का कॉपी देखना चाहता हूं कि आप लोग अप्रोच क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे ये तो पहला ही क्वेश्चन है, तो सिंपल सा है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर होगा, यहाँ पे एरिया कहां से आ गया। If two balls are drawn at random, find the probability that they are different. करेक्ट। तो डिफरेंट होना चाहिए, दो बॉल पिक करना है, और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कब होगा। मल्टीप्लाई जब भी होगा तब दोनों टर्म्स डिपेंडेंट हो गए, दोनों मिलके उस पर्टिकुलर पर्पस को या गोल को पूरा करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, टू बॉल्स of same color, sorry, of different color can be picked up in this many number of ways, 5C1 4C1। ये हो गया हमारा डिजायर्ड आउटकम्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। और क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल आउटकम, टोटल रिजल्ट क्या होगा, टोटल कितने बॉल्स है, 9 बॉल है, 9C2। तो ओवरऑल टोटल रिजल्ट है हमारा कि 9 बॉल्स में से 9 बॉल में से 2 बॉल्स को पिक करना। और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है कि वो जो दोनों बॉल्स पिक होने वाले हैं वो दोनों बॉल्स अलग अलग कलर के होने चाहिए। तो हमारा जो हम लोग जो पिक करेंगे वो भी तो अलग अलग सेगमेंट में होना चाहिए। एक 5C1 होना चाहिए कि 5 रेड में से एक बॉल और 4 ब्लू में से एक, ठीक है। NC1 क्या होता है आपको पता ही है। NC1 5C1 5 होगा, 4C1 4 होगा, डिवाइडेड बाई 9C2। तो 9C2 थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, वैसे ये भी मैंने आप लोग सबको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, क्लास में भी किया था, वीडियो में भी बताया मैंने अच्छे से, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है, 7 होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7। 7 और 2 को कंपेयर करो, जो भी बड़ा नंबर है उसको आप लिखो ही मत, ठीक है, और जो छोटा नंबर है उसको आप लिख लो। एंड 9 को इतना स्टेप से आपको ब्रेक करना है, जैसे 9 इंटू इसको आप 8 लिखोगे और डिवाइडेड बाई नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा या 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा या 2 आएगा। अब मैंने हटाया कि किस चीज को, स्किप किस चीज को किया वो भी मैं बता देता हूं। यहां पे एक्चुअली एक 7 फैक्टोरियल आना था, तो यहां पे भी एक 7 फैक्टोरियल आना चाहिए था, जिसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है। करेक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को भी आई गेस समझ में आ रहा होगा। तो इस 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, 4 4 कट जाएगा, अल्टीमेट आंसर मेरे ख्याल से 5/9 आ रहा है, ठीक है। आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, समझ में आया, बहुत सिंपल है, ठीक है, फेयर एनफ, आगे बढ़े। चलो ज्यादा टाइम जाया करके फायदा है नहीं। चलो ये वाला देखो, आप लोग करो, ये वाला करो। A bag contains 6 red, 4 blue and 3 green balls. If 2 balls are drawn at random, find the probability that both are of same color. अब देखो ये सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि सेम कलर, डिफरेंट कलर कैसे आपको एनालाइज करना है, करेक्ट। तो आप अगर देखोगे
कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई इसलिए करा था क्योंकि हम लोग एक बॉल पिक कर रहे थे और एक बॉल यहाँ पे पिक किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे तो एक ही बॉल पिक हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन दो चीजों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल, मिलके दो ही बॉल पिक हो रहा है। बट अगर मुझे सेम कलर का चाहिए तो तब मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर लिखने का आदत डालना चाहता हूं, ठीक है, एंड वो मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट फिक्स होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। यहाँ पे 6 4 10 और 3 13, तो 13C2 विल बी माई टोटल रिजल्ट्स। टोटल आउटकम्स इतना होगा कि 13 बॉल में से 2 बॉल्स पिक हो रहा है। अब 2 बॉल्स को जो पिक करना है उसमें माइंडसेट क्या रखना है वो आएगा न्यूमरेटर में, डिजायर्ड रिजल्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा कि या तो आप 6 में से 2 पिक करो, या तो आप 4 में से 2 पिक करो, या तो आप 3 में से 2 पिक करो। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, या तो ये वरना वो, या तो ये वरना वो, इधर और, ठीक है, इसका मतलब यह है कि बीच में प्लस आएगा। एंड प्लस क्या करता है? इन सारे टर्म्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है या इंडिपेंडेंट कर देता है। तो अगर इंडिपेंडेंट हो गया यानी ये तीनों मिलके काम नहीं कर सकते, और अगर ये तीनों मिलके काम नहीं कर सकते तो हर एक टर्म का ये गोल होना चाहिए कि मैं पर्पस को फुलफिल करूं, और पर्पस क्या है? पिकिंग अप 2 बॉल्स। तो देखो यहाँ पे 2 बॉल्स पिक हो रहा है, यहाँ पे 2 बॉल्स पिक हो रहा है, यहाँ पे 2 बॉल्स पिक हो रहा है, करेक्ट? ओके, अब कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। मैं प्रोबेबली और कुछ क्वेश्चंस में हल्का फुल्का कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद मैं माइंड में करता रहूंगा। अब जैसे 6C2 में माइंड में कैसे करूंगा? देखो 6 into 5 में लिखूंगा। क्यों मैं 6 into 5 लिखूंगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्यों नहीं लिखूंगा? ठीक है, आप लोग भी ध्यान से सुन लो, क्यों नहीं लिखने वाला? क्योंकि मुझे पता है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो एक 4 फैक्टोरियल तो आ रहा है ना, वो ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल तक काट देगा, ऊपर बस बचेगा 6 into 5 और नीचे बचेगा 2 फैक्टोरियल। 6 into 5 30/2 कितना हो जाएगा? 15। तो 6C2 डायरेक्ट मैं 15 लिखूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं 6C2 क्या है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल के अंदर तो 4 फैक्टोरियल है ही, हर फैक्टोरियल के अंदर उसका छोटा वाला फैक्टोरियल रहता है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 6 into 5 बच जाएगा, 30/2 15 हो जाएगा, ठीक है। सेम गोज हियर 4C2 अगर आप देखोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 में से ये जाएगा तो 4 into 3 बचेगा, बस 12/2 6 हो जाएगा। तो 15, ये पहला वाला हो गया 15, दूसरा वाला हो गया 6, एंड 3C2 आपको पता ही है 3C2 और 3C1 एक ही चीज होता है, तो ये तो 3 होगा। 3C2 एंड 3C1 एक ही चीज होता है। साथ साथ में हम लोग प्रीवियस क्लासेस की चीजें भी रिवाइज करते हुए जाएंगे। मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। व्हाट अबाउट 13C2? अब देखो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 इज 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 11 फैक्टोरियल तो 13 फैक्टोरियल को काट देगा, वहां पे बचेगा 13 इंटू 12 और नीचे बचेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6। 3 फैक्टोरियल को 3 मत लिख देना, फिर 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है बट 2 फैक्टोरियल 2 होता है। ओके, अब यहां पे देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 6, तो ये 4/13 आ रहा है आंसर, ठीक है, 4/13। देखो ये समझाने में जितना टाइम लगा उससे ज्यादा टाइम मुझे कैलकुलेशन समझाने में लगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग कैलकुलेशन में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस रिवाइज नहीं करी हुई, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, अदरवाइज मैं मुंह से बोलता रहूंगा, ऑरली बोलता रहूंगा एंड मैं वैल्यूज लिखता रहूंगा। भाई आपको समझना है, आप कैसे समझोगे आप लोग देख लो, रिवीजन करना है आपको घर पे जाके, ठीक है। अभी आज 5वां 6ठा क्लास चल रहा है,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अभी भी आप लोग अगर एनसीआर को कैसे हम लोग डिकोड करते हैं, कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं, एनपीआर को कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं समझ पाओगे तो कैसे होगा, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके चलो, तो क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं। A bag contains 5 pink, 3 blue and 7 green balls. If 2 balls are drawn at random from the bag, one after the other. अब पिछले दो क्वेश्चंस में क्या था कि दोनों बॉल्स को मैं एक ही साथ पिक कर रहा था, इसमें क्या है कि मैं दोनों बॉल्स को वन आफ्टर द अदर पिक कर रहा हूं। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ऑफ द बॉल इज पिंक। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, जब मैंने पहले बॉल को पिक किया, ठीक है, जब मैंने पहले बॉल को पिक किया तो बॉल तो यहां से पिक होगा, इन 10 बॉल्स में से पिक होगा, क्योंकि पिंक नहीं होना चाहिए, व्हाट दे आर सेइंग इज पिंक नहीं होना चाहिए, तो 10 में से पिक करो ना, ठीक है। तो क्या होगा, 10C1, 10C1 तो 10 ही होता है भाई, डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 5 3 8 15, 15C1, 10C1 डिवाइडेड बाई 15C1 यानी 10/15 यानी 15 में से कोई भी 10 बॉल, ये 10 बॉल पिक करने से हो जाएगा हमारा काम। अब नेक्स्ट बॉल पिक करते टाइम, ठीक है, नेक्स्ट बॉल पिक करते टाइम मैंने जब एक बॉल पिक कर दिया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कुछ बोला नहीं है कि जो बॉल मैंने पिक किया उसका कलर नोट किया एंड फिर मैंने वो बॉल वापस बैग में रख दिया है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमको मानना भी नहीं है। तो मैंने वो बॉल पिक किया, ठीक है, बाहर। अब वहां पे 15 बॉल है नहीं, कितने बॉल्स हैं वहां पे, 14 बॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 14 बॉल्स है क्योंकि एक बॉल यहां से पिक हो चुका है, ठीक है। अब 14 बॉल है यहाँ पे 9 है, और 9 और 5 14। अब इन 14 बॉल्स में से कहां से मुझे, यानी 14C1 14 बॉल में से एक बॉल पिक करना है, बट वो बॉल कहां से आना चाहिए, अगेन यहां से आना चाहिए, ब्लू और ग्रीन में से। अब यहाँ पे तो 9 ही बॉल बचा हुआ है ना, एक बॉल तो पहले ही मैंने पिक कर लिया था, तो यहाँ पे होगा 9C1 यानी 9, ठीक है। चलो तो कैंसिल कर लो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/7। नन ऑफ दीज होगा फिर, 3/7 तो है नहीं, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर है इतना, क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या डाउट है बताओ? हाँ वैसे भी कर सकते हो, जो लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे पिंक नहीं हो सकता, तो अब पिंक का ही प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है, पिंक का ही प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो पहले तो होगा 5/15, उसके बाद क्या होगा 4/14, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। From a class of 5 boys and 6 girls, a team has to be selected of 3 members. Find the probability that the team has at least one girl. करो, कैसे करना है आपको? इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड हो सकता है। पहला हम लोग सिंपल मेथड देखेंगे, बट उसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लेना। देखो अब बोला है कि एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए, ठीक है। 3 मेंबर्स का एक कमिटी, एक ग्रुप मुझे सिलेक्ट करना है, जिसमें एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए, राइट। तो या तो फिर ये चीज ऐसा होगा, देख लो, हाँ, 6C1
मतलब प्रोबेबिलिटी पहले तो डिनोमिनेटर लिख देंगे हम लोग, 5 और 6 कितना 11, 11 में से 3 लोग 11C3, ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि 6C1 6 लड़कियों में से एक लड़की और बाकी 2 लड़के, या फिर 6 लड़कियों में से 2 लड़की और बाकी एक लड़का, या फिर 6 लड़कियों में से तीनों लड़की, ये होगा, ठीक है। अब देखो नाउ दिस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन मैंने मेनली इसलिए दिया है सो दैट आप लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन और प्लस का अहमियत समझ पाओ। देखो प्लस क्या करता है, इन तीनों टर्म्स को इंडिपेंडेंट बना देता है, यानी ये तीनों टर्म्स इंडिविजुअली मिलके गोल को पूरा करना चाहिए। व्हाट इज द गोल? सिलेक्टिंग 3 मेंबर्स। तो देखो यहाँ पे 3 मेंबर्स का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 3 मेंबर्स का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 3 मेंबर्स का सिलेक्शन हो रहा है। बट अगर आप विद इन द टर्म देखोगे, यहाँ पे 3 मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि गर्ल्स में से एक फिर बॉयज में से 2, गर्ल्स में से 2 फिर बॉयज में से 1, और यहाँ पे गर्ल्स में से सीधा 3, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला एटलीस्ट एक गर्ल। एटलीस्ट एक गर्ल का मतलब क्या हो गया कि एक गर्ल तो चाहिए ही, साथ में 2 लड़का भी हो सकता है, या फिर आप 2 गर्ल ले लो साथ में एक लड़का, या फिर आप तीनों का तीनों गर्ल ले लो। तो इसका कैलकुलेशन तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। बट व्हाट आई फील कि ये थोड़ा सा लंबा तरीका है सॉल्व करने का, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी चीज के होने की संभावना और किसी चीज के ना होने की संभावना दोनों को जोड़ोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है ना, हम लोग नो गर्ल निकालेंगे। नो गर्ल, कि अगर गर्ल ना ही हो तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है? गर्ल ना हो यानी सिर्फ बॉयज होगा, ठीक है। नो गर्ल यानी सिर्फ बॉयज, और उसको 1 से माइनस कर देंगे। यहां पे बोला है एटलीस्ट 1 गर्ल, दिस इज द इवेंट। हम लोग नॉट दैट इवेंट निकालेंगे, यानी हम लोग निकालेंगे नो गर्ल। नो गर्ल, या फिर इसको आप बोल सकते हो ऑल बॉयज, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, उधर ले जाके 1 से माइनस करो, इसका आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट निकालते हैं। 1 माइनस, ऐसा ऐसा आप कमिटी बनाओ, ऐसा टीम बनाओ 3 लोगों का जिसमें गर्ल्स ही ना हो, सिर्फ बॉयज हो। तो सबसे पहले तो आप 11C3 लिख दो, क्योंकि आप 11 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट कर रहे हो। ये तो हमेशा डिनोमिनेटर फिक्स ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये लिख ही लेना है। अब सिर्फ बॉयज में ही अगर पिक करना है तब तो 5C3 होगा, सिंपल सा बात है। अब देख लो, ठीक है। इस बार मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, बोल बोल के। ओके, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। देखो ना, 5C3 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो बड़ा वाला फैक्टोरियल काट दो, आएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, आई मीन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा। तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10, ये तो हो जाएगा 10। 11C3 यानी क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट गया, बचा 11, 10 और 9। 11, 10 और 9, चलो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। वैसे तो 90 हो जाएगा, 6 से 15 हो जाएगा, बट फिर भी आप लोगों के लिए 11, 10 और 9 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये तो बच गया ना नीचे। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 से आप 9 इंटू 10 90 को काटोगे तो 15 आएगा। फिर 5 से इसको 2 बार और इसको 3 बार, तो यहां पे आ रहा है 1 माइनस 2/33, तो ये हो जाएगा 31/33, ठीक है। यहां पे भी आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 31/33, बट वो वाला पार्ट ज्यादा समझने में भी इजी है, एज वेल एज इसका कैलकुलेशन तो इजी है ही, ठीक है। क्लियर है?
आगे बढ़े, चलो ये करो आप लोग। इफ टू डाइसेस, या डाई होना चाहिए था क्या, इफ टू डाई आर रोल्ड, एनीवेज रहने दो, ठीक है। आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आउटकम्स इज 5। अब दो डाइस को एक साथ रोल किया गया, ठीक है, दो डाइस को एक साथ रोल किया गया एंड दोनों के ऊपर नंबर्स जो आए हैं दोनों का समेशन आना चाहिए 5। अब ये कैसे कैसे हो सकता है बताओ। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करके 36 लिख देते हैं, क्योंकि दो डाई को रोल किया गया तो टोटल पॉसिबल जो टोटल पॉसिबिलिटीज आएगा, टोटल रिजल्ट आएगा 6 स्क्वायर 36। अब 5 आने के लिए क्या क्या चाहिए आप खुद बताओ। 5 आने के लिए 1,4 चाहिए होगा, एक 1 होगा, एक पे 4 आएगा, और ये दोबारा भी आएगा 4,1, फिर 2 3 आएगा, फिर 3 2 भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तो 4 डिजायर्ड रिजल्ट्स निकल रहे, डिजायर्ड आउटकम, तो 1/9 होगा। सिंपल है, ये तो सिंपल था, ठीक है, क्लियर है भाई लोग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये वाला करो आप लोग। करो करो, सिंपल है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा देखो, इसको भी ना हम लोग वैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। अब मेरा इवेंट है क्या है, इवन नंबर है, नॉट दैट इवेंट यानी नो इवन, नो इवन, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओनली ऑड, ठीक है। यानी आपको जो प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर चाहिए। दो डाइस को रोल किया गया है, दो डाइस को रोल किया गया है, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर्स आया है, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर मिलना चाहिए। ये निकाल लो, ये निकाल के इससे माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बताओ, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इवन वाला केस एनालाइज करना थोड़ा टफ है। क्यों, मैं बताता हूं। इवन में दो केस आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर इंटू इवन नंबर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इवन। मुझे तो यही चाहिए ना, मुझे तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। ये दोनों क्या हो रहा है, इससे मुझे क्या लेना देना, ठीक है, बट इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। इवन नंबर इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। अब मुझे पहला डाइस में भी इवन चाहिए, दूसरे डाइस में भी इवन चाहिए, ये एक केस पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। फिर मुझे पहले में इवन चाहिए, दूसरे में ऑड चाहिए, या फिर पहले में ऑड चाहिए, दूसरे में इवन चाहिए, ये पूरा एक केस एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट इवन आता है। तो रिजल्ट इवन लाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, बट आप रिजल्ट ऑड कर लो,
रिजल्ट ऑड लाने के लिए बस एक ही केस है कि दोनों ऑड ही होना चाहिए। दोनों नंबर्स, डाइस जो मैंने फेंका और उसके ऊपर जो दोनों नंबर्स आया, ये आपका पहला डाइस, ये आपका दूसरा डाइस, इन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे वो दोनों नंबर्स ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, बस हो गया, एक केस को एनालाइज करना है बस। अब माय पॉइंट इज कि ऑड नंबर्स होते क्या क्या हैं, हमारे पास लिस्ट क्या क्या है बताओ। 1, 3 और 5, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स। अब इन तीनों ऑड नंबर से मुझे बहुत सारा सेट बनाना है, अलग अलग सेट बनाना है। ठीक है, तो ये चीज ऐसा नहीं हो गया कि मेक 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी made or can be created with the help of 1, 3 and 5 where repetition is allowed, yani this place can be filled in 3 ways, this place can be filled in 3 ways, तो टोटल 9 ways निकलेगा। ठीक है, अब ये 9 ways क्या क्या है मैं आपको बता भी देता हूं, ये 9 सेट क्या क्या है मैं आपको बता भी देता हूं। ये 9 सेट होगा 1,1, 1,3, 1,5, फिर 3,1, 3,3, 3,5, फिर होगा 5,1, 5,3, 5,5, यही होगा 9 सेट जिनका मल्टीप्लिकेशन करके हमेशा ऑड आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर इवेंट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी ऑड वाला प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। तो 1 माइनस ये ऑड वाला प्रोबेबिलिटी कितना है, 9 ऐसा सेट या 9 ऐसा डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज आएगा जब मुझे दोनों नंबर्स, दोनों डाइस पे आए हुए नंबर्स को ऐड करके क्या आना चाहिए या क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है, इनका प्रोडक्ट ऐड करके नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। आउट ऑफ 36 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। समझ में आया, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, हमको बोला कि दोनों डाइस पे, ये तो डाइस नहीं है वैसे, मैंने इसको नंबर की तरह बना दिया है, दोनों डाइस पे ऐसे नंबर्स आने चाहिए जिनका प्रोडक्ट करके इवन नंबर आना चाहिए। अब इवन नंबर लाने के लिए पहले पे इवन नंबर, दूसरे डाइस पे भी इवन नंबर, या फिर पहले वाले में इवन दूसरे वाले में ऑड, या पहले वाले में ऑड दूसरे वाले में इवन। तो ऐसा 3 सिचुएशंस हो जाता है, और जो तीनों सिचुएशन को हमको एनालाइज करना पड़ जाएगा। तो हमने क्या सोचा, हम लोग क्यों ना ऑड वाला निकाल देते, एंड ऑड वाले को 1 से माइनस करके हम लोग इवन वाला निकाल लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फेयर इनफ। तो हमने ऑड वाला निकाला। अब ऑड डिजिट्स हमारे पास 1, 3, 5 ही है। इन तीनों डिजिट्स को मुझे दोनों डाइस पे बिठाना है कि मैं रोल करूंगा तो क्या क्या डिजिट आएगा। ठीक है, और रिपीट भी हो सकता है ना, इस पे 1 आया तो इस पे भी 1 आ सकता है, इस पे 5 आया तो इस पे भी 5 हो सकता है। तो ये चीज ऐसा नहीं हो गया कि 1, 3 और 5 से आपको 2 डिजिट नंबर्स क्रिएट करने हैं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स यू कैन क्रिएट वेयर रिपीटिशन इज आल्सो अलाउड। तो 9 नंबर्स होगा, 9 वेज होगा, और वो 9 वेज मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। ये तो 2 डिजिट नंबर जैसा हो गया। इसको आप 11 बोल सकते हो, इसको आप 13 बोल सकते हो, इसको आप 33 बोलोगे, 35 बोलोगे, 53 बोलोगे, 51 बोलोगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब तो 2 डिजिट नंबर जैसा ही हो गया। फिर उसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया 9/36 एंड 1 से माइनस करके एक्चुअल वाला। ठीक है, चलो फेयर इनफ। If 6 coins are tossed, find the probability of getting at least 4 head.
एटलीस्ट 4 हेड चाहिए। अब देखो 6 कॉइन अगर टॉस किया गया है तो टोटल आउटकम, टोटल रिजल्ट्स क्या आएगा, 2 टू द पावर 6 यानी क्या होता है 64। चलो ये तो बाद में काम आएगा। अब 4 हेड बोला है ना, एटलीस्ट 4 हेड यानी 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 4 हेड बोला यानी बाकी 2 टेल होगा, या फिर 5 हेड हो सकता है तो बाकी 1 टेल होगा, या फिर 6 का 6 पूरा हेड हो सकता है। परफेक्ट। चलो तो अब देखो पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन का लिख के दिखाया, ठीक है। 4 5 6 ऐसा ज्यादा कॉइन्स हो जाएगा तो कितना 64 आउटकम्स लिख के थोड़ी ना दिखा पाऊंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली एग्जाम में भी पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। 6 कॉइन पे पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में हेड आया, चौथे में हेड आया, पांचवें में टेल आया, छठे में टेल आया। दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब इसी को फिक्स रखते हुए ये वाला ऐसा भी तो बन सकता है, एक मिनट, इसी को फिक्स रखते हुए ये ऐसा भी तो बन सकता है, ये वाला ऐसा भी तो बन सकता है। तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकता है। हमको कैसे पता चलेगा, हमको खुद करना है कि 4 हेड और 2 टेल से किसी भी तरीके का और अरेंजमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या कितना अरेंजमेंट्स बनाया जा सकता है देखते हैं। यहां पे 6 आइटम है जिनको मैं 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं, बट 6 में से एक पर्टिकुलर आइटम 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और एक पर्टिकुलर आइटम 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आपको याद होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सेकंड क्लास में प्रोबेबली हमने ये किया था, या फर्स्ट क्लास में किया था, हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चंस किया था ऐसा, ठीक है। लेटर्स से किया था जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। वर्ड्स में जैसे लेटर्स अगर रिपीट होता है तो उनको डिवाइड में बैठाते हैं, करेक्ट, ओके। अब यहां पे मेरे पास अगेन 6 आइटम है, 6 आइटम को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। डिवाइडेड बाय उसमें से एक आइटम 5 बार है तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे मेरे पास 6 आइटम है, 6 आइटम को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, और यही पर्टिकुलर आइटम 6 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 6। मतलब ये लिखने का जरूरत भी नहीं था, ये पर्टिकुलर रिजल्ट तो यूनिक है, ये तो एक ही बार आएगा, सिंपल सा बात है, ये पर्टिकुलर रिजल्ट यूनिक है, ये एक ही बार आएगा। तो आप देख लो कि नंबर ऑफ वेज कितना निकल रहा है। 4 फैक्टोरियल काट दिया हमने, 6 इंटू 5 बचा, 5 काट दिया सिर्फ 6 बचा, 6 काट दिया 1 बचा, तो कितना हो रहा है इधर 30/2 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा भाई, प्रोबेबिलिटी निकलेगा 22/64, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज तो 64 ही है। 22/64 कितना आ जाएगा 11/32, ठीक है, डन। 11/32 आएगा। समझ में आया, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना है। परफेक्ट। चलो अब इसी की तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आप लोग करो। Five coins are tossed. Find the probability of getting at least one tail. अब इसमें देखो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना कि एटलीस्ट 4 हेड, तो मैंने सोचा कि हाँ 4 हेड भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तीनों केस लिख लिया, लिख के कर लिया, तो फेयर इनफ, ऐसा हो कर सकते हैं हम लोग, जल्दी भी हो गया। एटलीस्ट 1 टेल बोलोगे तो एटलीस्ट 1 टेल, फिर 5 हेड, 2 टेल, 4 हेड, 3 टेल, 3 हेड, 4 टेल, 2 हेड, 5 टेल, 1 हेड, फिर 6 का 6 टेल। ये तो बहुत पंगा आ जाएगा। अगेन विल मूव टू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, अरे यार प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। यहां पे इवेंट क्या है? एटलीस्ट वन टेल। यहां पे क्या निकालना है मुझे? नो टेल, और जिसको मैं बोल सकता हूं ऑल हेड। ठीक है, तो सारा का सारा हेड आएगा। वो 5 कॉइन है ना, सॉरी मैं 6 कॉइन का एग्जांपल आपको दे रहा था। एनीवेज, ठीक है, तो इसको आप अगर ऐसे करोगे कि 1 टेल 4 हेड प्लस 2 टेल 3 हेड प्लस 3 टेल 2 हेड प्लस 4 टेल 1 हेड एंड आखिर में 5 टेल। बहुत लंबा बनेगा ये पूरा नंबर ऑफ वेज मुझे निकालना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 2 टू द पावर 5 जो कि होता है 32। ठीक है, उससे अच्छा मैं ये निकाल दूंगा ऑल हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सॉरी, और फिर से क्या लिखेंगे? और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट। नॉट दैट इवेंट यानी टेल होना ही नहीं चाहिए, यानी सारे के सारे हेड होने चाहिए। तो सारे के सारे हेड होने चाहिए, ऐसी संभावना कितनी है? एक ही तो है ना भाई, हेड 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 हेड। ये वाला जो पॉसिबिलिटी है कि 5 हेड आना चाहिए, जब आप 5 कॉइन को टॉस करोगे तो पांचों के पांचों कॉइन पे आपने टॉस किया, आपने नीचे देखा, पांचों के पांचों कॉइन पे 5 हेड आना चाहिए। ऐसा पॉसिबिलिटी कितना आएगा? एक ही आएगा, वन सिंगल यूनिक है वो। तो न्यूमरेटर में 1 होगा आउट ऑफ 32। आंसर आ जाएगा 31/32। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये वाला करते तो बहुत सोचना पड़ता। 1 टेल और 4 हेड, तो 5 आइटम को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करो, है ना? 1 टेल और 4 हेड यानी 5 आइटम, 5 आइटम को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करो, डिवाइडेड बाय, इसमें से एक आइटम 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करो। ठीक है, ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो इसका महत्व, इसका यूज, इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया। बहुत यूज है बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट, चलो चलते हम लोग नेक्स्ट। If two dices are rolled together, find the probability that the sum of the obtained result is neither less than 5 nor more than 10। यानी 5 हो सकता है, 5 से कम नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी सम क्या क्या हो सकता है? सम हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें सम 5 पूछा गया था। तो सम 5 होता है तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज होता है? 4। क्या क्या? सम 5 कैसे हो सकता है डाइस पे? 1 4 4 1 3 2 3 3 2। तो मैंने तब सोचा था कि आप लोगों को एक लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो वो लिस्ट अभी आप ले सकते हो वैसे। ठीक है, अभी आप ले सकते हो, या आप लोग खुद ही बना सकते हो इस लिस्ट को कि सम एंड नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर सम 2 हुआ तो 1 1, या फिर सम अगर 12 है तो भी एक केस आएगा। सम अगर 3 हुआ या फिर 11 हुआ, 3 होने से क्या 1 2 2 1, 11 होने से क्या 5 6 6 5, दो केस आएगा। सम अगर 4 हुआ या 10 हुआ तो 3 केस आएगा। कैसे 3 केस बताओ? 4 होने से 2 2 3 1 1 3, और 10 होने से 5 5 और 4 6 6 4। सम अगर 5 हुआ, ये कहीं और पे बना देता हूं मैं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं होगा। सम अगर 5 हुआ या 9 हुआ तो 4 केस आएगा। सम अगर 6 हुआ और 8 हुआ
तो 5 केस आएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप लोग। सम अगर 7 हुआ, अच्छा सम अगर 7 हुआ, सिर्फ 7 पे तो सिर्फ 7 ही आ रहा है। 7 हुआ तो आएगा 6 केस। ठीक है, देख लो आप लोग, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सेवन का चेक कर लो, क्या क्या होगा। 6116 2 हो गया, 3443 4 हो गया, और 5225 6 हो गया। ठीक है, तो अब देख लो कि सम 5 अगर आना है, सम अगर हमको 5 चाहिए तो यहाँ पे तो 4 केसेस होगा। सम अगर 6 चाहिए तो 5 केसेस होगा। सम अगर 7 चाहिए तो 6 केसेस होगा। सम अगर 8 चाहिए तो 5 केसेस होगा। सम अगर 9 चाहिए तो 4 केसेस हो रहा है। सम अगर 10 चाहिए तो 3 केसेस हो रहा है। तो टोटल आउट ऑफ 36, क्योंकि दो दो डाइस को मैंने थ्रो किया है ना, 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आउट ऑफ 36 कितना केसेस हो रहा है। 6 और 4 10, 5 और 5 10, 20 हो गया, 20 27 27। 9 से काटोगे 3/4। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन का ही ऑप्शंस डाल दिया क्या? अच्छा, ऑप्शंस करेक्ट ही नहीं किया था मैंने, पिछले क्वेश्चन का ही डाल दिया था। कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज होगा, आंसर विल बी 3/4। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। If 6 coins are tossed together, find the probability of getting an equal number of heads and equal number of tails. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों पे मैं होमवर्क छोड़ूंगा, बट मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। 6 कॉइन्स है ना, 6 कॉइन्स का पॉसिबल आउटकम्स तो 2⁻6 है, विच इज 64। अब मुझे 3 हेड चाहिए और 3 टेल चाहिए, यानी हेड हेड हेड, ये मैं एक आइडियल सिचुएशन लिख रहा हूँ, टेल टेल टेल। अब इसमें और भी अरेंजमेंट्स तो होगा। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, 64 नीचे तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर क्या होगा ये आप निकाल लो कि 6 आइटम है, 6 आइटम को किस तरीके से आप लिख सकते हो, आई मीन किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल, बट इसमें से एक कैटेगरी 3 बार रिलीज नहीं, रिपीट हो रहा है, तो 3 नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, और एक कैटेगरी भी 3 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। चलो होमवर्क क्या देना है मैंने तो बता के ही दे दिया, अब इसका आंसर बस आप लोग बैठा देना। ठीक है, एंड आंसर मार्क कर लेना जो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बाई 32 या बाई 16 ही आ रहा होगा, कुछ जो भी है। ठीक है, क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये भी होमवर्क जैसा ही है। इफ 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास ऑफ 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। मुझे 2 लोगों का एक सिलेक्शन करना है, 2 लोगों का एक कमिटी बनाना है, एक ग्रुप बनाना है 15 में से, बट बात यह है कि उसमें एक लड़की होनी चाहिए। तो अगेन विल गो विद दिस, बार बार ये मैं लिखूंगा नहीं, आज पहला क्लास है तो मैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग इस चीज को। लास्ट क्लास में मैंने बस बताया था कि ऐसा करके कोई चीज होता है। ठीक है, तो यहां पे है एटलीस्ट 1 गर्ल, और हमको निकालना है नो गर्ल। नो गर्ल यानी हमको निकालना है ऑल बॉयज। करेक्ट, तो निकालते हैं। कैलकुलेशन आप लोगों पे मैं छोड़ दूंगा, मुझे ऑल बॉयज निकालना है। देखो हाँ, मुझे ऑल बॉयज निकालना है, यानी 15 में से तो मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने ही है, बात तो सही है। 15 लोगों में से, सॉरी 15 लोगों में से मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 15 लोगों में से मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, बट वो दोनों लोग कहां से आने चाहिए, बॉयज में से आने चाहिए, 10C2। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेना। ठीक है, आराम से कैलकुलेट करके निकाल लेना। 1 से तो माइनस हो ही रहा है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 गर्ल।
परफेक्ट, इतना कर लोगे तो मैं लिख देता हूं कि ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। चलो, अब ये जो आखिरी के 3-4 क्वेश्चन है अभी के, ठीक है, आज के क्लास से, वो थोड़े से डिफरेंट है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला था, बट आज के क्लास में मैं इसलिए ले रहा हूं इन चारों क्वेश्चंस को। 4 है क्या? हाँ 16 तक है। 4 नहीं 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस को मैं इसलिए ले रहा हूं सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस कैसे आता है, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस कैसे आता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में करने भी वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि आज के क्लास में 5 क्लासेस, इन 5 क्लासेस में परमुटेशन प्रोबेबिलिटी का ओवरऑल सब कुछ आपका खत्म है। मतलब आप प्रीलिम्स के लिए काइंड ऑफ रेडी हो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट कंसेप्चुअल वाइज, थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वाइज आप काइंड ऑफ रेडी हो। बट हाँ, इस लेवल के क्वेश्चंस को और देखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे आगे आने वाले 1-2 क्लासेस में, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा ग्लिम्स देके रखूंगा, एक बार पढ़ो आराम से क्वेश्चन को। हो गया, पढ़ लिया। देखो क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स एंड अ फ्यू ग्रीन बॉल्स। तो रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, एक ग्रीन बॉल को बैग से उठाने का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन इज इक्वल टू 1/4, तो इसको हम लोग रेशियो के हिसाब से ऐसा मान सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टोटल 4 ही बॉल है हमारे पास, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ही ग्रीन बॉल है, बट रेशियो के हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 4 बॉल है और 4 में से एक क्या है, ग्रीन है। तो हमारे पास 4 बॉल है, हमारे पास 4 बॉल है, 4 में से एक ग्रीन है, बचे 3। अब बोला है कि कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स, तो 3 में से रेड बॉल होंगे 1.5 और ब्लू बॉल होंगे 1.5। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि नंबर ऑफ बॉल्स डेसिमल में कब से होने लग गया, बॉल आधा है क्या, काट दिया गया है क्या? कोई बात नहीं, आपको दिक्कत हो रहा है तो आप 1/4 ना लेके इसको 2/8 ले लो। बात तो एक ही है ना, 1/4 के बदले 2/8 ले लो। तो यहाँ पे ये 8 होगा, यहाँ पे ये 2 होगा, ये 2 होगा, 8 में से 2 गया तो बचा 6, ठीक है, 8 में से 2 गया तो बचा 6। तो यहां पे हो जाएगा 3 और 3, तो हो गया, नेचुरल नंबर मिल गया, डेसिमल नहीं मिला। तो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली डेसिमल से, हमको अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो निकल जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। एक रेड बॉल को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेड बॉल मुझे पता है कि कितना है, 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 4, ठीक है। यहाँ पे आप इंटू टू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ जाएगा 3/8। डन है, एकदम सिंपल है, आराम आराम से हो गया। टोटल रेड बॉल 1.5 है, तो 1.5C1 ऐसा लिखेंगे ना हम लोग, अगर मुझे एक रेड बॉल ही पिक करना है, 1.5C1 तो 1.5 ही होगा, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं करते हम लोग, बट यहाँ पे 3 होता तो मैंने बोला ना, अगर इसको आप 8 लिखो तो इसको 2 लिखोगे, तो इसको 3 लिखोगे, तो इसको 3 लिखोगे, तो 2/8। तो आप ऐसा लिखते ना 3C1 डिवाइडेड बाई 8C1, तो 3/8 ही तो होता। क्या है इसमें?
तो फर्क नहीं पड़ता आप डेसिमल यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो, मुझे अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी निकालना था जो कि मैं निकाल चुका हूं। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, इफ a dice is rolled twice find the probability that first outcome is more than the second। ठीक है, एक ही डाइस को एक बार फेंका गया फिर दूसरी बार फेंका गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो पहला आउटकम है वो ज्यादा होगा दूसरे वाले से। तो अगर मान लो पहले वाले में 1 आ रहा है, दूसरे वाले में 2 आ सकता है। ठीक है, मैं पहले 1 का सीरीज लिखता हूं। 1 का सीरीज में क्या होगा, 1 2 फिर 1 3, थोड़ा समझ लो, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। फिर नहीं उल्टा लिख रहा हूं ना, सॉरी बोला यहाँ पे कि पहला वाला दूसरे वाले से ग्रेटर है। अच्छा, तो अगर 1 के सीरीज में मैं देखूं तब तो आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहला 1 आ रहा है, तो 1 से तो ग्रेटर, 1 तो किसी से ग्रेटर है ही नहीं। 2 के सीरीज में आप अगर देखोगे तो एक ही नंबर आएगा 2,1, क्योंकि फिर 2,2 तो नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, फिर 2,3 नहीं होगा, ये पहला वाला ग्रेटर होना चाहिए। 3 के सीरीज में देखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 3,2 और 3,1। ठीक है, या 3,1 3,2 जैसे भी लिखना है लिख लो, 3,1 3,2, फिर 3,3 तो नहीं होगा। 4 के सीरीज में देखोगे तो 4,1 4,2 4,3। अब बाकी 2 सीरीज में लिखने नहीं वाला, मैं आप पे छोड़ूंगा, बट मैं बता दूंगा कि कितना होगा। अब देखो 1 में 0 आया, कुछ भी नहीं है। 2 में 1 आया, 3 में 2 आया, 4 में 3 केस आया, तो 5 में 4 होगा। 5 में 4 केस आएगा, क्या क्या, 5,1 5,2 5,3 5,4, तो यहां पे आएगा 4 केसेस। 6 में 5 केस आएगा, कैसे, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5। ये सब आपको नोट्स बना के लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकल गया हमारा। अब देखो, एक डाइस को 2 बार रोल करना और 2 डाइस को 1 बार रोल करना, बात एक ही है। पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा, टोटल रिजल्ट्स 36, 6 स्क्वायर 36 ही आएगा। ओके, अब डिजायर्ड आउटकम्स कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, 10 + 5 15, 3 से काटेंगे 5/12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A bag contains a total of 36 balls of 3 different colors, pink, yellow and white. The probability of drawing a pink ball followed by a yellow ball without replacement is, अच्छा ये ना 2/15 होगा, सॉरी है, ये 2/15 होगा, दिख रहा है ना यहाँ से, या रेड से लिख देता हूं मैं, टू बाई 15। चलो, the bag contains 10 white balls, what can be the number of the yellow balls in the bag? What can be the number of the yellow balls in the bag? Can be यानी probably 2-3 वैल्यूज आएगा, तो उसमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कौन सा वैल्यू हो सकता है, करेक्ट। अच्छा, चलो देखते हैं। अब टोटल कितने बॉल्स हैं, 36। अब यहाँ पे कलर हो गया पिंक, येलो, व्हाइट। व्हाइट बॉल हो गया 10, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 26। ठीक है, इसको आपने पकड़ लिया x, तो ये हो गया 26 - x। अब बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए पिंक बॉल, एक पिंक बॉल को आपने ड्रॉ किया,
एंड फिर विदाउट रिप्लेसमेंट उस बॉल को उठाया एंड उसको वापस नहीं रखा, फिर दूसरे बॉल को उठाया। एक क्वेश्चन हमने किया था प्रोबेबली आज के क्लास का सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है कितना, 2/15। अब किस चीज का प्रोबेबिलिटी देखो, पहले मैंने पिंक उठाया तो XC1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है टोटल 36। फिर अब तो मेरे पास एक बॉल कम है ना, क्योंकि मैंने उस बॉल को उठाया फिर और उसको वापस बैग में डाला नहीं, तो मेरे पास 35 बॉल है। फिर येलो उठाना है तो 26 माइनस एक्स C1 तो होगा 26 माइनस एक्स। अब देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 3, 5 से ये हो जाएगा 7, 3 से ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 2 168। इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x। ये पूरा दोनों इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 168। अब मैंने आप सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है, समझाया है, आराम से इसका क्वाड्रेटिक का वैल्यूज निकालो, 2 वैल्यूज आएगा, दिखने में ज्यादा टफ भी नहीं लग रहा है। इसके 2 वैल्यूज कौन से कैटेगरी के होंगे ये बताओ आप लोग। द नेचर ऑफ द रूट्स, C पॉजिटिव है यानी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होने से दोनों रूट्स सेम नेचर के होते हैं। B निगेटिव है, B के साथ उल्टा रिलेशन है, B निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सा बात है शायद दोनों ही एप्लीकेबल हैं। अब देखो, अगर एक रूट आया 36 और एक 10, ऐसे बोल रहा हूं मैं, एक आया 10 एक 36 तो x का वैल्यू हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 26 माइनस 36 करोगे तो माइनस 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉल्स ही है ना, हाँ नंबर ऑफ बॉल्स निगेटिव में थोड़ी होगा। बट अगर 26 से कम आता है, दोनों वैल्यूज अगर 26 से कम है तो वो दोनों वैल्यूज एप्लीकेबल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आराम से ध्यान से देखना कि दोनों जो वैल्यूज निकल रहे हैं वो कैसे वैल्यूज निकल रहे हैं। दोनों वैल्यूज 26 से कम है कि एक 26 से कम है एक 26 से ज्यादा है। दोनों 26 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एक 26 से ज्यादा एक 26 से कम होगा या फिर दोनों 26 से कम होंगे, ठीक है। तो देख के अपना आंसर मार्क कर देना, सिंपल है। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ येलो बॉल, येलो बॉल्स निकालने बोला है, येलो बॉल्स होगा 26 माइनस एक्स। तो आप देख लेना क्या निकलता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पे छोड़ता हूं, इतना तो भरोसा कर ही सकता हूं। चलो, तो इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहा। देखो मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके ही दे रहा हूं, हाँ कुछ कुछ हल्का हल्का सा पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलो, तो इस भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा, ये वाला। अच्छा देखो, ये वाला पार्ट बहुत लोगों को अगर समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। XC1 डिवाइडेड बाई 36C1, क्योंकि सेम चीज हम लोग बहुत टाइम से क्वेश्चंस में कर रहे हैं। C1 डिवाइडेड बाई 35C1, तो समथिंग C1 तो वो वैल्यू ही होता है ना, NC1 इज N, तो 26 माइनस XC1 इज 26 माइनस X, XC1 इज X, 36C1 इज 36, 35C1 इज 35, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा गया है, क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करो। इफ a dice is rolled 5 times, तो 5 टाइम्स यानी 6 to the power 5, ठीक है। वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, अभी नहीं लिखते। एंड द रिजल्ट आर रिटन इन द सेम ऑर्डर, यानी पहले में क्या आया, पहले वाले डाइस में क्या आया, दूसरे वाले डाइस में क्या आया, सेम ऑर्डर एज ए 5 डिजिट नंबर। तो एक 5 डिजिट नंबर जैसा लिखा गया है, 5 डिजिट नंबर जैसा रिजल्ट्स को लिखा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब जो आगे से पीछे से सेम दिखता हो, यानी अगर पहले आपका मान लो पहला जो रिजल्ट है वो x आया, दूसरा रिजल्ट y आया, तीसरा रिजल्ट z आया, फिर से
जो रिजल्ट आया वो इधर y आया, इधर x आया। समझ में आ रहा है? तो इधर से भी पढ़ोगे तो xyz, इधर से भी पढ़ोगे तो xyz। समझ में आ रहा है? इस तरीके का ये देखने में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं 5 डाई को थ्रो करूंगा तो कितना, या एक डाइस को अगर मैं 5 बार थ्रो करूंगा तो बहुत सारा रिजल्ट आएगा, 6 टू द पावर 5 रिजल्ट्स आएगा। बट ऐसे रिजल्ट्स कितनी बार आ सकते हैं? अब देखो, ये 5 डिजिट नंबर अगर बोल ही दिया है और हमारे पास तो डाइस में 6 ही डिजिट होता है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अगेन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है। अगर आपने एक बार फेंका 5 आया, दूसरी बार फेंका, थोड़ी आप बोल सकते हो कि ये आपके कंट्रोल में थोड़ी है कि नहीं 5 नहीं आ सकता भाई। नंबर्स क्रिएशन में आप ये लिमिटेशन लगा सकते हो, बट ऐसे थोड़ी ना लिमिटेशन लगा सकते हो। दूसरी बार फेंका 6 आया, आई मीन 6 बार होगा, ठीक है। पहली बार फेंका, इट कैन बी फिल्ड इन, पहला रिजल्ट कैन बी और पहला प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। दूसरा रिजल्ट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, क्योंकि 6 के 6 नंबर्स आ सकते हैं। तीसरा रिजल्ट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज और तीसरा पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अब ये जो चौथा है ना, दिस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे, विच इज दैट वे? सेकेंड पोजीशन पे जो आया वही फोर्थ पोजीशन पे आना चाहिए। पांचवा जो रिजल्ट है ना, दिस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे, विच इज दैट वे? पहला जो रिजल्ट आया वही पांचवे जगह में आना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज, डिजायर्ड नंबर ऑफ वेज, डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज 6 क्यूब निकल रहा है, क्योंकि ये एक 5 डिजिट नंबर जैसा बन चुका है। अभी ये एक 5 डिजिट नंबर जैसा बन चुका है और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 ही डिजिट है। तो पहला पोजीशन 6 वेज में, दूसरा 6 वेज में, तीसरा 6 वेज में, बाकी दोनों 1 1 में। क्यों 1 1 में? मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि फिर से रिपीटिशन आएगा, y और x फिर से आ रहा है, तो वो फिक्स नंबर ही बैठना पड़ेगा वहां पे। परफेक्ट। चलो, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। डिजायर्ड रिजल्ट इज 6 क्यूब, टोटल रिजल्ट इज 6 टू द पावर 5, काटेंगे तो 6 स्क्वायर आएगा, यानी 1/36। ठीक है, डन, क्लियर है। चलो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी मैं काइंड ऑफ होमवर्क ही देने वाला हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। शायद प्रोबेबिलिटी में नहीं दिया है, ठीक है। वो तो प्रोबेबिलिटी में तो आपको बस नीचे वाला डिनोमिनेटर ही लिखना है ध्यान से, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स भी होता है। बस नंबर ऑफ वेज ऊपर में जो डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज आएगा उस पे ध्यान देना है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस आर अरेंज्ड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वावेल्स आर टुगेदर। तो पहले तो आप लोग भाई डिनोमिनेटर लिख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर को कैसे आप अरेंज कर सकते हो इन 8 फैक्टोरियल वेज। बट इसमें से ये 2 रिपीट कर रहा है, ये 2 रिपीट कर रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। बस हो गया इसका काम। अब ऊपर वाला, दिस विल बी योर होमवर्क, बट मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, वरना आप रहोगे आप लोग। वावेल्स टुगेदर होना चाहिए, वावेल्स टुगेदर होना चाहिए। तो पहले वावेल्स को टुगेदर करो। तो वावेल्स को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये हमने पढ़ा ही था सेकंड या थर्ड क्लास में आई गेस। वावेल्स को एक बक्से में बंद कर दिया। बाकी लिखो क्या क्या है, एल है, सी है, टी है, आर है, फिर से सी है। अब देखो यहाँ पे कितने एंटिटीज है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एंटिटीज को अगर आपको अरेंज करना है, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। बट इन 6 एंटिटीज में से 2 एंटिटीज रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। बट अब इन 6 एंटिटीज में से एक एंटिटी ऐसा है जिसके अंदर ही और 3 एलिमेंट्स हैं, तो दीज 3, ये तीनों आपस में अरेंज कर सकते हैं इन 3 फैक्टोरियल वेज। बट इन तीनों में भी 2 रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो दिस पार्ट विल गो हियर। तो इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। अभी इसका कैलकुलेशन मत कर लो, क्योंकि देखो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 6 और 3 है, 8 है, 6 से ये कट जाएगा, 6 बचेगा और नीचे बचेगा 56, ठीक है। तो 3/28 आ सकता है। आंसर हो ही गया भाई, ठीक है, क्या ही मैं होमवर्क दूं, आंसर हो ही गया ऑलरेडी। चलो मार्क नहीं करेंगे,
आप लोग ही खुद से कैलकुलेट करना और मार्क करना, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया। आज हमने कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस किए जिसमें कुछ कैच पॉइंट्स भी थे और कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलना यार मुफ्त में क्लास हो रहा है, एकदम एंजॉय करने के लिए आप लोग तो क्लास में बैठ के क्लास कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज तो मुफ्त में हो रहा है। तो यूट्यूब पे जा रहा है, पूरा एंटायर बैंकिंग का पूरा मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स अभी जो आने बाकी हैं वो सब भी मैं डाल दूंगा, बट हाँ आप बोल सकते हो कि 11-12 चैप्टर्स तो पूरा फुल ऑन है। 11-12 चैप्टर्स बहुत होता है। 100 वीडियोस, आज 103rd वीडियो था, ठीक है, मैथ्स का, तो बहुत होता है ये। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब कुछ समझ में आ रहा है एंड पसंद आ रहा है, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट सब लोग उसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू एवरीवन।